हेलो। हेलो हेलो। ओके बच्चों जल्दी ज्वाइन करिए, क्लास को कंटिन्यू करते हैं ऑनलाइन। जल्दी ज्वाइन करिए। एक अनाउंसमेंट और है, जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन किए हुए हैं वो लोग आना शुरू कर दें, नहीं तो मैं उनको ऑनलाइन में स्विच कर दूंगा, ऑफलाइन से हटा दूंगा अगर ऑफलाइन नहीं आना है तो, क्योंकि ऑफलाइन में फिर मैं नए एडमिशन्स ले लूंगा। ठीक है, तो जिन लोग को ऑफलाइन नहीं आना है वो लोग मुझे मैसेज कर दें, मैं उन्हें ऑनलाइन में डाल दूंगा। या तो ऑफलाइन अगर आपने रजिस्टर किया तो ऑफलाइन आइए, या तो छोड़ दीजिए मत आइए, मैं हटा देता हूँ, ऑनलाइन वाले ग्रुप में डाल देता हूँ। सिर्फ ऑनलाइन ही क्लास करिए फिर आप लोग। ओके बच्चों, कल वाला क्या पढ़ाया था कुछ याद है आपको, जो क्लास में मौजूद है हमारे पास? हम्म? अपन ने पॉलिटी में क्या पढ़ाया था, आप लोगों ने क्लास की है ना, कुछ याद है? राइट्स के बारे में पढ़ाया था कुछ मैंने? गुड। ये क्या है, ये जो तीन जो चीज मैंने बताई थी क्या चीजें हैं? गवर्नमेंट के टाइप बोल सकते हैं, और थ्री टाइप्स हैं जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन पूरा डिपेंड करता है, यानी पॉलिटी जिस पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो वाली चीज पढ़ाई थी मैंने। एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है? जो क्या करवाते हैं? लॉज को इंप्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, और उसका जुडिशरी का क्या मतलब होता है? ओके आप भी बोलिए बेटा, जुडिशरी का मतलब, जुडिशरी का क्या काम होता है? आप तो अभी एलएलबी का कर रही हो ना, आपको तो ज्यादा पता होना चाहिए, तो बीए का कर रही है, चलिए उनके सिर्फ एंट्रेंस के काम आएगा, उसके बाद तो उनको जुडिशरी से इतना कोई मतलब नहीं, आपको तो मतलब जिंदगी भर है। तो जुडिशरी का क्या काम होता है? कोर्ट बेसिकली, जहां पे आपके कोई लॉस जो बने हुए हैं अगर वो गलत बन गए, सिंपल वर्ड में समझना, तो उसको सही करने का काम कौन करता है? जुडिशरी करता है ना। और तीसरी कौन सी बची? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या करती है आप ही बताइए, उनको ट्राई करने का। लेजिस्लेचर पार्लियामेंट बनाती है, काम क्या होता है, मतलब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ बनाना या लॉ लगाना? बिल्कुल ठीक है, लॉ बनाना। तो ये हमने कुछ चीजें कल पढ़ी थी, एक सेकेंड। राइट से पढ़ते, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब लिखा गया था और किसने लिखा है, राइट से पढ़ते। ओके ओके ठीक है, कल वाला टॉपिक, लास्ट टॉपिक वाज राइट्स। ओके, अतूफा रिजवी। ओके चलिए, आज हम लोग जो आगे पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीजें अगेन। सबसे पहले आज हम जानेंगे सेकुलरिज्म के बारे में। ओके, कि सेकुलरिज्म होता क्या, कल हमने राइट्स को खत्म किया था। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म एक स्मॉल वर्ड से बना है, सेकुलर से। ठीक है, सेकुलर मतलब सिंपल अगर मैं बोलूं, आजाद या आजादी। ठीक है, इतना नोट करिए, देन आगे बढ़ते हैं। दो तरह के सेकुलरिज्म होते हैं। एक, दो कंट्री के हिसाब से देखा जाता है, एक है वेस्ट कंट्री, यानी जितनी भी वेस्ट में कंट्रीज हैं उनका सेकुलरिज्म, और एक इंडिया का सेकुलरिज्म। हमें मेनली ये वाला पढ़ना है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा, देन हमें इंडिया पे फोकस करना है। यहाँ पे जो फोकस होता है वेस्ट में, वो स्टेट, यानी यहाँ का जो सेकुलरिज्म वो दो चीजों पे वर्क करता है वेस्ट साइड में, यानी जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं। ठीक है, स्टेट और रिलीजन पे, इन दोनों पे डिपेंड करता है, बस आप इतना ही समझ लो, इससे ज्यादा इसमें आपको नहीं समझना, आपको मेन यहाँ फोकस रखना है। इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो वर्क करता है रिलीजन पे, ये एक डिफरेंस है, ये रिलीजन और स्टेट दोनों पे वर्क करता है। यहाँ वाला वेस्ट वाला सेकुलरिज्म, इंडिया वाला सिर्फ यहाँ पे वर्क करता है, इंडिया वाला सिर्फ रिलीजन पे वर्क करता है, इतना नोट डाउन करिए। तो इंडिया में टर्म सेकुलर का एक्चुअल मतलब क्या है? सेकुलरिज्म पढ़ रहे हैं आज बेटा, अभी आई हो सेकुलरिज्म टॉपिक, बाकी आप बाद में देख लेना, जो मैं लिखा रहा हूं पे ध्यान दीजिए फिलहाल। तो इंडिया में जो सेकुलरिज्म है उसका क्या मतलब है, इंडियन सेकुलरिज्म का क्या मतलब, कोई जानता है आप में से? इंडियन सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? कुछ इससे आइडिया मिला जो यहाँ लिखा है मैंने? मतलब रिलीजन की कुछ बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये बोलता है इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि इंडिया में सारे रिलीजन इक्वल हैं, इक्वलिटी ऑफ रिलीजन, जितने भी रिलीजन है वो क्या है, बराबर है। तो सेकुलर का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि सारे जो धर्म है इंडिया में वो बराबर है, और कोई धर्म एक दूसरे से ऊपर नहीं है, यानी कोई रिलीजन एक दूसरे से ऊपर नहीं होता है, ये वाली चीज है। नोट डाउन कर लो बेटा जल्दी से। अब मैं जब भी आपको पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा ये वर्ड बार बार आएगा, सेकुलरिज्म या सेकुलर, तो आप समझ जाना मैं क्या बात कर रहा हूं।
कि जहां पे सारे धर्म बराबर हों, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकुलरिज्म, या फिर उस वर्ड को हम बोलेंगे सेकुलर। तो इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, यानी इंडिया के अंदर सारे रिलीजन एक जैसे हैं। यानी कोई ये बोले कि अच्छा, इसका एक और मतलब होता है कि इंडिया का कौन सा रिलीजन है, इंडिया का कोई रिलीजन है, कोई रिलीजन है इंडिया का? इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, लेकिन इंडिया किसी रिलीजन से पहचाना जाता है नहीं। तो इसका मतलब भी यही होता है कि जब किसी कंट्री का कोई एक रिलीजन नहीं हो तो उस कंट्री को हम सेकुलर। तो एक मतलब ये भी होता है कि किसी कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है, यानी वो सेकुलर है, और दूसरा मतलब हो गया सारे रिलीजन बराबर है। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लो कि व्हेन अ कंट्री, इसको पहले नोट डाउन कर लो, देन मैं डिक्टेट कर देता हूं, पहले इतना नोट डाउन कर लो। गिव इक्वलिटी टू नो स्टेट रिलीजन। ओके, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, सही बोल रहे हैं आप लोग जितने भी ऑनलाइन है। ओके, डिक्टेट करो जो मुझे लाइन बोलनी है, वो वाला लिख लीजिए आप कि इंडिया, इतना ही लिख लीजिए, इंडिया हैज नो रिलीजन। ये बात दिमाग में हटा लीजिए। जब लोग कोई कहें कि यार ये इंडिया में हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है या क्रिश्चियन धर्म है, तो आप उसको बता दिए इंडिया में ये धर्म है, इंडिया को कोई धर्म नहीं। क्योंकि ये कौन बोल रहा है, ये हमको बोल रहा है हमारा सब्जेक्ट कौन सा हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटी। और अगर लॉ की बात करें तो हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज कहां लिखी हुई है, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि इंडिया हैज नो रिलीजन, इंडिया हैज नो रिलीजन। यही वाली बात आपको नोट डाउन करनी है, तो ये एकदम रट लीजिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। और ये जो वर्ड है सेकुलरिज्म, जो वर्ड मैंने लिखवाया है, ये हमारा कहां पर आता है, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें क्या आता है? जी हाँ, सेकुलरिज्म हमारा प्रियम्बिल में दिया हुआ है, प्रियम्बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है प्रियम्बिल। प्रियम्बिल क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना समझ लो, इंट्रोडक्शन। प्रियम्बिल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन या फिर कंटेंट, इंट्रोडक्शन या फिर कंटेंट को बोलते हैं। यानी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे, उसका कंटेंट क्या क्या होगा। जैसे हम किताब लिखते हैं ना, किताब में पहला चैप्टर ये, दूसरा चैप्टर ये, पहले कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो कंटेंट होता है उसे हम लॉ के लैंग्वेज में प्रियम्बिल बोलते हैं, और उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। इतनी चीजें नोट डाउन करिए। सेकुलरिज्म कहाँ दिया हुआ है, अगर कोई पूछता है एग्जाम में, एंट्रेंस के एग्जाम में अक्सर ही आता है कि सेकुलरिज्म वर्ड कहाँ दिया हुआ है, तो सेकुलरिज्म वर्ड के बारे में दिया हुआ है प्रियम्बिल में, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, प्रियम्बिल में दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डिफाइन किया गया है, लेकिन दिया कहाँ है, प्रियम्बिल में। ओके, चलिए नोट डाउन कर लिया, क्या आप लोग भी कर लीजिए, जो जल्दी से बताइए जब वो जो नोट डाउन। ऑनलाइन बच्चे सही है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जो हम वर्ड पढ़ेंगे यहाँ पे, अभी इतना ही जानना काफी है। नेक्स्ट वर्ड जो हम पढ़ेंगे वो है मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। नेक्स्ट इज मार्जिनलाइजेशन। ये जो वर्ड है, अब ये कौन से वर्ड से बने बेटा, मार्जिन से। सिंपल है, मार्जिन से मार्जिनलाइजेशन। ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है, जो इंडिया में लोग पिछड़े समाज के हैं, या फिर जहां पे इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते, मतलब समाज में इक्वलिटी है तो बोल रहा है, लेकिन क्या आप लोग देखते हैं कि सब लोग बराबर हैं समाज में, सबको इक्वल ट्रीटमेंट है? अच्छा, कई सेंस में लड़के लड़कियों का इक्वल ट्रीटमेंट होता है मार्केट में या फिर कहीं पर भी, जॉब में या कहीं पे सबको इक्वलिटी से ट्रीट किया जाता है? आम समाज में नहीं किया जाता है ना, फर्क करा जाता है ना। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, इक्वलिटी हर जगह है, रिलीजन हो चाहे कहीं पर भी हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो मार्जिनेशन उन लोगों की बात करता है जो थोड़े से पिछड़े हुए हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो इसको इतना लिख लिया, अब इसमें लिख लीजिए, जैसे डिक्टेट कर दे रहा हूं। मार्जिनाइजेशन हैज बीन डिफाइंड, marginalization has been defined as the marginalization has been defined as the existence of a population, as the existence of a population, existence of a population, comma group, comma individual, on the boundary of mainstream society, on the boundary of mainstream, on the boundary of mainstream society, on the boundary of mainstream society। बेसिकली शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी, यानी जो मेन सोसाइटी है, मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है
सोसाइटी को उन्होंने बेसिकली दो हिस्सों में बांट दिया। सोसाइटी क्या होता है, कल हमने डिस्कस किया था सोसाइटी क्या होता है, हल्का फुल्का डिस्कस किया था। सोसाइटी सुना है वर्ड, क्या होता है सोसाइटी? समाज, ठीक है। नहीं समाज मतलब और कैसे डिफाइन करोगे, समाज में कौन लोग होते हैं, मतलब सोसाइटी में कौन होते हैं, ह्यूमंस होते हैं बेसिकली। कौन बिल्डअप करता है सोसाइटी, कौन बिल्ड करेगा, ह्यूमंस करेंगे। और गवर्नमेंट का कोई रोल होता है सोसाइटी में? बिल्कुल, गवर्नमेंट एंड पीपल बोथ मेक सोसाइटी, है ना। सोसाइटी होती तो गवर्नमेंट भी क्या है, गवर्नमेंट एक बॉडी है। अगेन गवर्नमेंट को कौन चला रहा है, ह्यूमंस चला रहे हैं ना, तो इनडायरेक्टली ह्यूमंस इन्वॉल्व, लेकिन है कौन, बॉडी गवर्नमेंट है। तो सोसाइटी को इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन में, और ये बोला कि जो मेन सोसाइटी है, ठीक है, उससे अलग भी एक सोसाइटी है। वो जो सोसाइटी है उसके बारे में जब बात की जाए, जो पिछड़ी हुई सोसाइटी है बेसिकली, वो क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन। अब इंग्लिश डेफिनेशन आपने लिख ली, ये वाला एमसीक्यूज में नहीं आता है, सिर्फ मैंने, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो ये बार बार वर्ड आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया इसका मतलब क्या है। कल को आप क्लास में पूछे सर मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, तो मैंने पहले बता दिया, ठीक है, दिमाग में रहेगा। नेक्स्ट है ये, अच्छा इसकी एग्जांपल लिख लो, जैसे सर इतने ज्यादा तो हो गया, लेकिन एग्जांपल क्या, जैसे लिखो वुमेन्स में दिया हुआ है, वुमेन मार्जिनलाइजेशन की एग्जांपल है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट जानते हैं, एससी जिसको बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट भी इसकी एग्जांपल है, शेड्यूल ट्राइब भी इसकी एग्जांपल है, और ट्रांसजेंडर एक्सेट्रा, ये चार एग्जांपल लिख लो, एससी एसटी वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। वालेकुम अस्सलाम, जो लोग अभी आए हैं मैं, ओके क्लियर है बेटा। तो मार्जिन पे कौन है या सोसाइटी से अलग कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वुमेन हो गई, शेड्यूल कास्ट यानी पिछड़े समाज के लोग हो गए, ठीक है, गरीब लोग हो गए, और कौन हो गया, ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, यानी थर्ड जेंडर जो होता है। आपको पता है 3 जेंडर हैं इंडिया में, और तीनों को मान्यता मिली हुई इस टाइम, पता है ना, तीनों को रिकॉग्निशन लॉ ने दे दिया है। पहले सिर्फ मेल और वुमेन होता था, अब ट्रांसजेंडर भी है। कोई फॉर्म आप भरोगे तो उसमें 3 कॉलम आते हैं, अब गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भरोगे, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, ठीक है। पहले ये नहीं हुआ करता था, अभी रिसेंटली हुआ है। इसका केस मैं केस लिखवाऊंगा, आपके काम नहीं आएगा, लेकिन बाकी लॉ वाले जो बैठे हैं उनके काम वो केस आएगा, ठीक है, केस का नाम लिखूंगा। नेक्स्ट लिखिए, अबाउट थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये तो बहुत बेसिक है, इसमें कुछ लिखवाना नहीं मुझे। जस्टिस के बारे में आप जानते हैं, व्हाट इज जस्टिस, बताइए। नहीं जानते बिल्कुल भी, जस्टिस क्या होता है बेटा? बिल्कुल ठीक है, तो जस्टिस बेसिकली आपने जज को बता दिया ना, जो अधिकार दिलवा रहा है ना, या जस्टिस का मतलब आप बता रही है कि न्याय देना, यही बता रही ना आप, ठीक है। और यहां पे क्या वही मतलब है थ्योरी ऑफ जस्टिस का, कहने का मतलब ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी हम अभी यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं, 2 थ्योरी पढ़ेंगे बेसिकली, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जस्टिस 2 तरीकों से पॉलिटी में दिया जाता है, ठीक है। जस्टिस की 2 सूरतें होती हैं, तो पहले तो लिख लो 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। और जस्टिस का 2 मतलब होता है बेटा, एक तो इंसाफ दिलाना, और एक खुद जस्टिस जज को भी बोला जाता है, जस्टिस जज को भी बोला जाता है, और दूसरा मतलब होता है इंसाफ दिलाना या इंसाफ दिलाने वाला, बात वही घूम फिर के आ जाती है जस्टिस, ठीक है। तो 2 टाइप्स होती हैं, पहली लिखिए पैराडॉक्सियल, एक होती है पैराडॉक्सियल, पैराडॉक्सियल सिचुएशन, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी व्हील ऑफ इग्नोरेंस। अब ये इससे कोई सवाल आता है, वो इस तरीके से आता है कि फ्रेज वाले क्वेश्चन जो इंग्लिश में आते हैं ना, कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग वाले इंग्लिश वाले पोर्शन में जो क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आता है व्हील ऑफ इग्नोरेंस का मतलब क्या हुआ, या पैराडॉक्सियल सिचुएशन का मतलब, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये बताया कि जस्टिस की 2 टाइप्स है, ठीक है, वो 2 टाइप्स ये हैं। पैराडॉक्सियल सिचुएशन यानी यहाँ पे आपने एक चीज सुनी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुना है कभी, बायोलॉजी अगर पढ़ी हो तो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का नाम सुना है, चार्ल्स डार्विन। डार्विन एक बायोलॉजिकल थिंकर थे, बायोलॉजी में उन्होंने वो एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, इंसान कैसे पैदा होता है, कैसे मरता है, स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड डेथ दी थी, अगर याद हो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उन्होंने बताया था, ठीक है। किसने बताया था, चार्ल्स डार्विन ने, कि जो जितना ज्यादा फिट है वो सोसाइटी में उतना ज्यादा सर्वाइव कर सकता है, और जो कमजोर है वो पहले मर जाएगा या पहले दुनिया से चला जाएगा, ठीक है। यानी दुनिया किसकी है, जो ताकतवर है बेसिकली, कैसे भी मतलब निकालो, दुनिया किसकी है, जो पावरफुल है, ठीक है। जो पावर, जो कमजोर, कमजोर मतलब क्या, जो डरता है किसी से वो फिर डर के ही रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे एंट्रेंस में क्या मेरा होगा कि नहीं होगा, अगर डरते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, और ये सोच के चलोगे मेरा क्यों नहीं होगा, तो फिर यू आर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में आओगे, कहां आओगे, फिर आप आओगे इस वाले में। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब उनकी बात करेंगे जो लोग पावर में है, लेकिन यहां पे जो मैं लिखवा रहा हूं, लिखो सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। पैराडॉक्सियल सिचुएशन मतलब होता है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। यहां पे बताते हैं कि एक जस्टिस की टाइप ऐसी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप अमीर लोगों को
ठीक है, इंसाफ दिलाते हैं। बेसिकली एक सोसाइटी ऐसी होती है जहां पे सिर्फ किसके लिए इंसाफ होता है, जो लोग अमीर हैं वो लोग छूट जाते हैं। तो पैराडॉक्सल सिचुएशन वो होती है जो अमीरों के साथ देती है, तो हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। और दूसरी क्या है, वेल ऑफ इग्नोरेंस, से क्या मतलब निकल रहा है, गेस करो। तो मैं ऑनलाइन कमेंट देख ले रहा हूँ। मीन्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट, ठीक है, ये भी सही है तूफा का जवाब। ओके, वेल ऑफ इग्नोरेंस का लिख लीजिए आप जरा सर। व्हेन यू आर अनअवेयर लिखो। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब होता है, मैं लिखवा दे रहा हूं, थोड़ा लंबा है। व्हेन यू आर अनअवेयर, व्हेन यू आर अनअवेयर of your position, when you are unaware of your position and status in the society, when you are unaware about your position, ठीक है, और your status in the society। मतलब एक इंसान है जिसको ये गलत फहमी है कि सोसाइटी में मेरी बहुत ज्यादा वैल्यू है, या कुछ अपने बारे में एक गलत उम्मीद बना के बैठा हुआ है कि मैं हूं तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, उस तरह की जो सिचुएशन होती है, या उस तरीके में वो जाता है जस्टिस लेने के लिए कि मैं जा रहा हूं तो मेरा काम हो ही जाएगा, कुछ भी। तो एक सिचुएशन ये होती है जहां पे आप अपने बारे में कुछ और सोच रहे हैं और एक्चुअल में कुछ और है सोसाइटी में आपके लिए नजरिया, ठीक है। उस सिचुएशन को, ये मैंने एग्जांपल बताया, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी आप अपने बारे में ही इग्नोरेंट हैं, अपने बारे में ही नहीं जानते हैं सही से, तो आपको जस्टिस क्या मिलेगा। बेसिकली इस तरीके से इन्होंने इसको घुमा करके बताया। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब होता है कि आप खुद को नहीं जानते हो और आप सोचते हो कि यार मैं तो ये भी हूं, मैं तो वो भी हूं, मैं तो ये भी हूं। 10 चीजें आप अपने बारे में जानते हो सोसाइटी के अंदर, या आपको कोई गलत समझा रहा है, यार तुम तो बहुत आगे निकल के कामयाब, जबकि आप कहाँ अभी वहीं हो, आपको किसी ने चढ़ा दिया कि भाई आप तो बहुत आला किस्म के इंसान हो, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या है, आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में कि यार मैं कुछ भी करूंगा, या मैं जस्टिस के लिए अगर गुहार लगाऊंगा तो क्या होगा, मेरा सपोर्ट होगा हर जगह से। तो वैसी सिचुएशन जहां आप इग्नोरेंट हो खुद को लेकर के, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस। और जहां पे सिर्फ और सिर्फ रिचेस्ट की मदद की जाए, ठीक है, जस्टिस देने में, उसे हम बोलते हैं पैराडॉक्सल सिचुएशन। और ये जस्टिस की 2 किस्म है। अब इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहीं पर रोकना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। सबसे पहला कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने कल पढ़ा था, पर इसको थोड़ा डिटेल में अब शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कल हमने पढ़ा था बेसिक लॉ ऑफ लैंड, ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने कल, एक और डेफिनेशन पढ़ी थी कल, बेसिक लॉ ऑफ लैंड। एक और कौन सी डेफिनेशन थी, देखिएगा जरा सा। कल 2 डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने। जहां मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, मैंने इससे बताया था ना, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का। लेकिन एक इसके बाद क्या बताया था, एक पॉइंट मैंने, कि जहां पे क्या रूल्स एंड प्रोसीजर, बेसिक लॉ ऑफ लैंड के बाद 4 पॉइंट लिखवाए थे बेटा मैंने। हाँ, नहीं वो तो लास्ट में ना, स्टार्टिंग में जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था वहां पे क्या पढ़ाया था वो मैं पूछ रहा हूँ। इटिमोलॉजी तो उसकी मीनिंग हो गई। इटिमोलॉजी में क्या था, हाँ, कॉन्स्टिट्यूट से, ठीक है। नहीं, मैं जो पॉइंट पूछ रहा हूँ वो आपने लिखा नहीं है कि क्या मसला है, मुझे अपनी वीडियो फिर से देखनी पड़ेगी जाकर के। कुछ चीजें मैंने वर्बली लिखाई थी यहाँ पे, जैसे बेसिक लॉ ऑफ लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद एक और पॉइंट लिखाया था मैंने, वो अगला पॉइंट पूछ रहा हूँ मैं। ऑनलाइन किसी बच्चे ने लिखा हो तो, कैन बी रिटन और अनरिटन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड आ गया। मैंने ये भी लिखाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ठीक है, सबसे बड़ा सबसे मेन जो लॉ है ना। आप लोगों ने अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। है आप लोग के नोट्स में? यही तो पूछ रहा था इतनी देर से मैं, पता क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। चलो, तो ओरिजिन, अगर आपके एग्जाम में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन कहां से हुआ, कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन कहां से हुआ बेटा, अभी बताया आप लोगों ने मुझे, लैटिन टर्म से हुआ है ना। अगर एमसीक्यू आता है तो एक एमसीक्यू आ सकता है, ओरिजिन और लैटिन टर्म क्या थी, आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट, ये हो गया ओरिजिन वाले एमसीक्यू। दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, लिखो। अब इसकी लेंथी डेफिनेशन लिखो समझने के लिए, हेडिंग लिख लो, लिखी हुई व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, लिखो। इट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है, एंड लॉज दैट एस्टेब्लिश, एंड लॉज, कुछ रह गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड लॉज, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड लॉज that establish the legal basis, that establish the legal basis of a country, that establish a legal basis of a country, that establish the legal basis of a country,
कॉमा स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन, कॉमा स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन। फुल स्टॉप। इट डिफाइंस द पावर्स, it defines the powers, it defines the powers and responsibility, it defines the powers and responsibility of the government and responsibility of the government and responsibilities of the government and the rights of the people and the rights of the people। ठीक है, ये इसकी मेन डेफिनेशन है, बुकिश डेफिनेशन। अब इसमें क्या है, बेसिकली क्या है, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। सात प्रिंसिपल्स का मतलब ये दोनों का एक ही मतलब हो गया, प्रिंसिपल्स मतलब भी लॉज ही होते हैं और लॉज तो लॉज होते ही हैं। तो किसी कायदे कानून पे चलना किसी कंट्री का, ठीक है, किसी कायदे कानून पे चलना और क्या लीगल, आगे क्या लिखा है, लीगल बेसिस, ठीक है, लीगल बेसिस होना यानी उसमें लॉ का लगना, किसी कायदे कानून से चलना और लॉ को मानना, ठीक है। ऐसे सेट को, शॉर्ट में अगर हम बोले ऐसे सेट ऑफ लॉस को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वहां कॉन्स्टिट्यूशन बताया। उसके अलावा क्या हमने पढ़ा कि पावर बताता है, ये क्या बताता है, पावर हर ऑर्गन्स की। अब 3 ऑर्गन्स हमने कल पढ़े थे, 3 ऑर्गन्स याद है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उनकी पावर्स ये बताएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, दूसरी चीज क्या है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स बताएगा, और क्या है, एक और क्या लिखा हमने, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा, गवर्नमेंट को उसका काम बताएगा। ये 3 काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये होता है पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन। शॉर्ट में पावर, फंडामेंटल राइट और गवर्नमेंट को उसके काम बताना, साथ में ऐसे सेट ऑफ लॉस सेट करना जो कि लॉ के बेसिस पे वर्क करते हो किसी कंट्री में, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये इसकी बुकिश डेफिनेशन है। सिंपल डेफिनेशन क्या है, रूल या फिर लॉज जो ऐसे जो बेसिक हो जिससे कंट्री को चलाया जाता हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। उसके अलावा एक हमने पॉइंट पढ़ा था, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसको बनने में कितने साल लगे थे बेटा कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था, याद है, कल डेट पढ़ाई थी। अच्छा, कल जो मैंने डेट पढ़ाई थी, हाँ ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं एडॉप्टेड, आप लोग बताइएगा, एडॉप्टेड और एक वर्ड लिखूं इन्फोर्स्ड। एमसीक्यूज में ना अक्सर ये वाले वर्ड आते हैं, एमयू में, ठीक है। अगर एमयू की बात करूं तो एमसीक्यूज में ये वर्ड आते हैं कि ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड और ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड, ठीक है। एक वर्ड और आता है एस्टेब्लिश्ड, बट बस क्या करता है, वर्ड बदलता है, यानी सिनोनिम वर्ड यूज कर लेता है, एस्टेब्लिश कह देता है, ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो अब बताओ इनमें से किसमें कौन सी डेट आएगी, एडॉप्टेड में कौन सी डेट आएगी, कल जो 2 डेट पढ़ाई थी ना उनमें से आंसर करना है आपको। 1950 एडॉप्टेड में, ओके। और कोई ऑनलाइन भी एक आंसर है कि 1950 वाली आएगी। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो 1949 वाला और एक 1950, और बाकी ऑप्शन तो गलत ही, ऑब्वियस सी बात है। तो एडॉप्टेड अगर एग्जाम में पूछेगा तो एक आंसर है मेरे पास कि 1950 सही होगा, ठीक है। अच्छा, इन्फोर्स में कौन सा आएगा फिर, इन्फोर्स का मतलब समझते हैं आप, क्या होता है इन्फोर्स का मतलब, लागू हुआ, हाँ, आ गया। तो आ गया में कौन सी डेट आएगी, मतलब तो बिल्कुल सही बताया आपने, कौन सी डेट आएगी, 1949 वाली या 1950 वाली, 1950 वाली। आप क्या कह रही हैं 1949, आप 1950 क्यों, जो लोग 1950 बोल रहे हैं 1950 क्या सोच के बोल रहे हैं आप लोग, चलो 1950 के 2 आंसर है मेरे पास, 1950 मान लेता हूं। तो 1950 क्यों बोला आपने इन्फोर्स में, अच्छा, एडॉप्ट मतलब क्या होता है, ठीक है, लेना, ठीक है। और क्या मतलब होगा एडॉप्ट का, देखिए इन्फोर्स का तो 1950 सही बताया है, देखो क्योंकि जिस दिन वो लागू हुआ, इन्फोर्स, ठीक है। एस्टेब्लिश मतलब बनना, तैयार होना, ओके। ऑनलाइन वाले बताया एस्टेब्लिश में कौन सी डेट आएगी, आपके हिसाब से अगर बनना है तो कौन सी डेट आएगी, 1949, ओके। चलो ऑनलाइन वाले बताओ, एडॉप्टेड का सही बताया इन लोगों ने और एस्टेब्लिश का सही बताया, कमेंट करो जल्दी, आप ही लोग बताओ। जैसे इन्फोर्स तो सही है बेटा, इन्फोर्स अगर पूछता है तो 1950 लागू हुआ, मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं होना चाहिए। अभी ऑनलाइन का भी जवाब ले लेते हैं, एस्टेब्लिश का डायरेक्ट ऑनलाइन वाले ही जवाब देंगे, मैं अपना बता ही नहीं रहा अभी यहाँ पे, देखते हैं। यही 3 वर्ड अक्सर एग्जाम में आते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनता है, कभी ये वाला आ जाता है, कभी ये वाला, कभी ये वाला, और ये क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल, ठीक है, हर साल ही रिपीट होता है। एक पेपर आपके में भी, बीए में भी और बीएलएलबी में, दोनों में ये क्वेश्चन आते हैं,
जब भी पॉलिटी वाला पोर्शन आता है तो ये वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। अभी जस्ट कंफर्म कर ले रहे हैं। यास्मीन, अतूफा, अपर्णा, बताओ जल्दी। अच्छा, जब तक मैं दूसरा पॉइंट आपको बताऊं जो बता रहे इसको बनने में, ठीक है, कितना टाइम लगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने बनने में कितना टाइम लिया, ठीक है, तो ऐसे लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशन टुक लिखो, एक अलग से पॉइंट लिखो नोट करके, 2 साल 2 years, ठीक है, 2 साल 11 महीने 11 month एंड 18 days, बिल्कुल ठीक है। ये इसको अच्छा, इसमें क्या करता है, ये भी क्वेश्चन आता है इसमें कभी ना, यहाँ पे 17 दिन कर देता है, ठीक है, यहाँ बदल देता है, या यहाँ पे सीधे क्या कर देगा, 3 साल दे देगा, तो इस तरीके से। तो सही क्या है बेटा, हाँ 10 मंथ भी आता है कभी कभी, ठीक है, आ भी चुका है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एमए में, अभी भी आया, रिसेंटली भी आया, बिल्कुल ठीक है, नोट कर लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगर मैं बताऊं तो 1946 में बनना शुरू हुआ था, 1946 में बनना शुरू हुआ था, बन के तैयार होके कब रेडी हो गया था, 1949। तो इसमें टोटल 2 साल 11 महीने, ठीक है, और इससे इस डेट का है, 50 वाला नहीं है, इससे 1946 से 1949 का जो पीरियड है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन का। इसमें मीटिंग हुई है सिर्फ 11 बार, मतलब जैसे कोई चीज बनाई जा रही है तो आते हैं सब एक ऑफिस में ना, और ऑफिस में आकर के क्या सब डिस्कशन करते हैं, तो क्या पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिनों तक ये लोग बनाते रहे कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, सिर्फ 11 मीटिंग्स हुई थी साल में, ठीक है। चलो, एस्टेब्लिश में 1950 आंसर आया है, बिल्कुल ठीक है। और इसका नहीं बताया आप लोग ने, एडॉप्टेड का। एडॉप्टेड वो दिन होता है जिस दिन आपने कोई चीज को अपने पास रख लिया हो, ठीक है, बना करके। तो एडॉप्टेड में वो वाली डेट नहीं आएगी जो आप लोगों ने बताई, एडॉप्टेड में आएगी 1949, क्योंकि बन के तैयार तो 1949 में ही हो गया था, हमने रख तो लिया था ना, लगाया बाद में ना, तो लगाने के लिए इन्फोर्स और एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, एस्टेब्लिश में किसने 1950 लिख दिया, एस्टेब्लिश में 1950 लिखा है तूफान ने। एस्टेब्लिश में क्या होगा, एस्टेब्लिश में जिस दिन बन के तैयार हो या जिस दिन लोगों को दिया गया, एस्टेब्लिश में क्या होगा, सही आंसर, जिस दिन बन के तैयार हुआ, 1949 ही सही होगा। यहाँ तो 1950 आंसर आ रहा है ऑनलाइन सबका, देखो, एस्टेब्लिश 1950 जिस दिन लोगों को दिया गया ना, यानी कोई भी, जैसे समझो कोई भी कंपनी बनी फॉर एग्जांपल, तो कंपनी जिस दिन लोगों के सामने आएगी उस दिन उसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट लिखी जाती है। जैसे होता नहीं एस्टेब्लिश सिंस, जैसे कोई कपड़ा भी लेने गए तो एस्टेब्लिश सिंस तब की बनी हुई है, तो जिस दिन वो चलना शुरू हुई उस दिन नहीं, जिस दिन वो लोगों के सामने आई उसको हम एस्टेब्लिश डेट बोलते हैं। कोई चीज जब लोगों के सामने आती है, तो लोगों के सामने कब आई थी बेटा, ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के सामने तो 1950 में आया था ना, तो 1950 इज द राइट आंसर, ठीक है, 1949 वहां पे मत लिखिए। क्लियर कर लिया, 2 साल 11 महीने 18 दिन वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब लिखिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कितने तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तो 4 तरीके के होते हैं मेनली। दो तो आप जानते हो, कल पढ़ा था आपने, रिटन और अनरिटन, ठीक है, जो लिखा हुआ हो और जो ना लिखा हुआ हो, तो दो तो वो लिख लो आप, पहले तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा कौन से होते हैं, एक होता है रिजिड और एक होता है फ्लेक्सिबल, एक होता है रिजिड और एक होता है फ्लेक्सिबल। 4 तरीके के मेनली कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। इसमें ये लिख लो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहां कहां है दुनिया में, कौन कौन से मेन एग्जाम्पल। एक तो अपना इंडिया है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसमें। एक कौन सी एग्जाम्पल, इंडिया। दूसरी बताओ और कहां लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, पता है तुम लोगों को दुनिया भर में और कहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है? मेन कंट्री, बहुत जगह लिखा हुआ है मेन कंट्री, जैसे इंडिया मेन कंट्री में, ऐसी कोई एक मेन कंट्री का नाम लो जिसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं पता तो लिख लो यूएस। यूएस वो पहली कंट्री भी है, साथ में ये भी लिख लो, देखो यूएस वो पहली कंट्री भी है जिसने पहली बार सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया जिस कंट्री ने, वो यूएस थी। तो फर्स्ट कंट्री टू मेड कॉन्स्टिट्यूशन इज यूएस। दुनिया में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन लाई कौन, तो वो यूएस थी, ठीक है, फर्स्ट कंट्री। हालांकि हम बाद में लाए, लेकिन हमने उनसे भी ज्यादा बड़ा लिख दिया। फर्स्ट कंट्री यूएस थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लाया था दुनिया में। शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन की यहां से हुई है, उसके बाद दुनिया भर में ये सब्जेक्ट आता चला गया, ठीक है। उसके बाद आइए अनरिटन की एग्जाम्पल लिखिए बेटा। यूके, यूनाइटेड किंगडम, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है यूके। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे फैसले कैसे होते होंगे? अगर केस वेस आता होगा फॉर एग्जाम्पल, तो फैसले कैसे होते होंगे यहाँ पे? देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मामला आता है तो लोगों के लिए फंडामेंटल राइट जैसे गवर्न करने का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी तो काम है ना, लोगों के अधिकार दिलाना। तो अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ ही नहीं है, तो लोगों के अधिकार उनको कैसे मिलते होंगे? जैसे यूके में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है, अनरिटन है। अनरिटन समझ लो, थोड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। जो पूरा लिखा होता है उसे हम रिटन बोलते हैं, लेकिन जो अधूरा लिखा हो उसे भी हम अनरिटन ही बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है यूके में, थोड़ा बहुत तो छोड़ो, लिखा हुआ ही नहीं है, तो यहाँ कैसे अधिकार मिलते हैं उन लोगों को?
क्योंकि कोर्ट में सबसे बेसिक लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो अधिकार दिलाने का काम करता है किसी भी कंट्री का। तो वहां कोई और कानून बना रखा होगा नहीं, जब मेन ही कानून नहीं बनाया तो बाकी कानून क्या बनेंगे, कैसे अधिकार मिलते हैं। तो जहां पे बेटा कोई चीज नहीं लिखी होती वहां पे कोर्ट जो है ना, वहां पे कोर्ट जो है ना पुराने डिसीजन जो भी कोर्ट ने पिछले फैसले दिए होंगे ना अपने कोर्ट में, जो भी पुराने डिसीजन होते हैं ना उसको फॉलो करते हुए अगले केस में डिसीजन देती है, ओल्ड डिसीजन को फॉलो करके न्यू डिसीजन में फैसला देती है। अब देखो उस कंट्री में मर्डर तो हर साल ही होता होगा, हर रोज ही होता होगा। कोई कंट्री है तो मर्डर चोरी तो हर जगह ही होता होगा। एक नॉर्मल बात मैं कर रहा हूँ, चोरी तो होती होगी, मर्डर नहीं हो रहा मान लो एक नॉर्मल बेसिस पे। तो कोई मर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, उसकी सजा, क्योंकि कोई लॉ तो लिखा हुआ नहीं है, उसकी सजा तय करना है, उसको कितनी सजा दी जाएगी, कैसे कैसे जो भी कानून है, तो वो तो है नहीं। तो क्या है, पहले किसी जज ने उसी केस में सिमिलर चोरी के केस में कुछ सजा दी होगी, तो ये लोग क्या करेंगे, उस जज की कॉपी उठाएंगे जो उसने सजा दी है, इस चोरी में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें सजा ऊपर नीचे करके उस तरीके की सजा दे देंगे। मान लो उस चोरी में उसके हाथ काटे गए थे, तो अगली चोरी में क्या है, उसके हाथ काट दिए गए, जो नया जो चोरी किया। इस तरीके से चीजें फॉलो अप की जाती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, रिजिड। रिजिड मतलब होता है सख्त। ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, रिजिड मतलब क्या हो गया, सिंपल सख्त हो गया। ठीक है, यानी जहां पे, अब इसका मतलब क्या हो समझ लो, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को आप या जहां पे किसी कानून को आप बदल ही नहीं सकते, ठीक है, जहां पे आप कानून को बिल्कुल हिला ही नहीं सकते, उसे आप क्या बोलते हो, रिजिड बोलते हो। जी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का कैसा है, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका क्या है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बोथ है, दोनों ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ जगह पे हमारा कानून सख्त है और कुछ जगह पे हल्का है। ठीक है, वहां पे कड़े फैसले नहीं। अच्छा, जहां पे कानून हल्का होता है तो सिंपल मतलब क्या हो गया, हल्का। यार मेरी हिंदी थोड़ी वीक है तो स्पेलिंग सही कर लेना अगर आपको आती हो तो। फ्लेक्सिबल, जहां कानून हल्का यानी वहां पे लॉस को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और क्या था, बस इतना ही है, इसमें इंग्लिश लिखवाने की जरूरत नहीं, समझना आपका जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी एग्जाम्पल, इसकी भी एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाती है अक्सर। तो बेटा फ्लेक्सिबल की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है यूके ही, फ्लेक्सिबल की सबसे बड़ी एग्जाम्पल यूके ही है। सिर्फ मेन एग्जाम्पल आती है अगर एग्जाम में आई तो, सॉरी रिजिड की, रिजिड की, एक मिनट, फ्लेक्सिबल की यूके है और रिजिड की लिख लीजिए, रिजिड की यूएस है। ठीक है, और हमारा इंडिया क्या है, हमारा इंडिया बोथ है। तो जो बोथ अगर पूछता है एग्जाम में तो बोथ में, यानी जो दोनों की एग्जाम्पल है वो कौन है, सबसे बड़ा इंडिया है, यहाँ पे बोथ पूछता है। सिर्फ रिजिड यूएस है, फ्लेक्सिबल यूके है, और जहां बोथ आता है वहां इंडिया एग्जाम। ठीक है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल ऑल्सो। अब इसके बाद आइए, फेडरल गवर्नमेंट, ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इस तरह की गवर्नमेंट को कहते हैं बेटा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, और भी एग्जांपल दिए बच्चों ने। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट बताइए, फेडरल सुना है कभी? देखो फेडरल मतलब होता है हाईएस्ट, पहली बात तो। जैसे सुप्रीम मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर, वैसे फेडरल मतलब भी होता है सबसे ऊपर। एक तो मतलब ये हो गया। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, जहां पे दो गवर्नमेंट्स हो, जहां पे दो गवर्नमेंट्स हो, यानी एक अकेली गवर्नमेंट के पास पावर नहीं, जहां दो गवर्नमेंट के पास। और इंडिया के केस में क्या है, इंडिया के पास दो गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, पता है ना आपको, इंडिया के पास दो गवर्नमेंट हैं। तो ऐसी कोई भी कंट्री जहां पे आपकी दो गवर्नमेंट हो एटलीस्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, फेडरल गवर्नमेंट। और मेनली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। क्लियर है, फेडरल गवर्नमेंट। तो अगर बेटा मैं बोलूं कि एक गवर्नमेंट पंचायत होती है, पता है आपको, पंचायत भी गवर्नमेंट होती है, पता है आप में से कितने को पता है पंचायत भी गवर्नमेंट होती है? गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का पार्ट तो है ना। ठीक है, अच्छा म्यूनसिपैलिटी क्या है, गवर्नमेंट है कि नहीं है? म्यूनसिपैलिटी, वो जो कचरे वाले जो लोग आते हैं, नगर निगम वाले, सिर्फ उनका काम कचरा उठाना तो नहीं होता, हाउस टैक्स भी लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो म्यूनसिपैलिटी क्या गवर्नमेंट है? म्यूनसिपैलिटी भी गवर्नमेंट है। तो जहां पे याद रखिएगा, देखो इंडिया में चार गवर्नमेंट के हिस्से हैं, 4 टीयर्स हैं गवर्नमेंट के, कैसे बोलूं, 3 टीयर्स हैं। ठीक है, सेंट्रल, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेन दिल्ली में बैठती है, जैसे अभी कौन है, मोदी सरकार फॉर एग्जाम्पल। स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम यूपी की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट टू स्टेट जो गवर्नमेंट हो गई, यानी यहाँ पे योगी सरकार फॉर एग्जाम्पल। पंचायत जो पंच लेवल, विलेज लेवल पे जो होती है, उससे उस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं आपकी पंचायत। और लास्ट में म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपैलिटी क्या होती है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होती है, ऐसी गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट में होती है उसे म्यूनसिपैलिटी बोलते हैं। म्यूनसिपैलिटी की सबसे मेन एग्जाम्पल है नगर निगम। ठीक है, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो इंडिया में बेसिकली 1, 2 एंड 3 पे ये दोनों आते हैं, यानी कि 3, 4, ये 3 पे दोनों आते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज को एक ही लेवल की गवर्नमेंट माना जाता है। तो सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेंट्रल है, उसके बाद जो गवर्नमेंट स्टेट है, उसके बाद पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी है। ठीक है, तो ये जो है जहां पे दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर गवर्नमेंट मिल के काम कर रही हो, सिर्फ 2 नहीं, 2 से ज्यादा भी अगर मिल के काम कर रही हो, तो वो जो गवर्नमेंट होती है वो फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है?
जहां पे यूनिट मतलब 1 होता है बेटा, यूनिट मतलब 1 होता है, उसका मतलब ही क्या हो, जहां पे एक गवर्नमेंट हो, सिर्फ दो भी नहीं हो सकती, जहां एक गवर्नमेंट अकेले पावरफुल हो और उसको किसी और गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं, भली वहां और भी गवर्नमेंट्स हो, उससे उनको कोई मतलब ही नहीं, एक गवर्नमेंट अकेले ही सारा काम करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी गवर्नमेंट। जैसे यूएस में क्या यूएस एग्जाम्पल होगा इसकी, यूएस में। अच्छा एक चीज और, हमारे यहाँ कौन सी गवर्नमेंट है बेटा, मतलब ऐसे तो पार्ट्स हैं, हमारे यहाँ कौन सी गवर्नमेंट है, मतलब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, दो तरह की, और भी दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक होती है प्रेसिडेंशियल जिसको प्रेसिडेंट चलाता है, एक होती है आपकी फेडरल गवर्नमेंट जो भी आपने पढ़ा। हमारे यहाँ कौन सी गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है या फिर फेडरल गवर्नमेंट है? अभी इसको देख के कुछ आइडिया मिला? हमारे यहाँ फेडरल है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट नहीं चलाता है गवर्नमेंट। यूएस में कौन सी गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट? बिल्कुल देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी हेड होगा वो सुप्रीम होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर सबसे बड़ा, सेंटर का यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, पीएम है, इसलिए पीएम यहाँ की गवर्नमेंट को चलाता है, सिंपल बात हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं हम इसको प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट बोलेंगे, नहीं, इस तरह की गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। लेकिन जहां पे कंट्री को प्रेसिडेंट चला रहा हो, ठीक है, प्रेसिडेंट चला रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपकी कौन सी गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, ये मैं डिफरेंस बताना चाह रहा था कि हमारी कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट है, वहां पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है यूएस में। ठीक है, अच्छा और ज्यादा बेहतर बताऊं तो हमारी जो कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो मेनली जहां पे पीएम वाली गवर्नमेंट होती है ना, उसको हम मेनली बोलते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट होता है ना, पार्लियामेंट से बना है पार्लियामेंट्री। तो यहाँ पे जो पावर होती है बेसिकली किसके पास होती है, क्योंकि पीएम जो होता है वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है, अगर आपको पता हो। अब लोकसभा में कौन रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, लोकसभा में पीएम ही रिप्रेजेंट करता है। और इंडिया में दो तरह के हाउसेस हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा जो स्टेट के मैटर्स देखता है, और लोकसभा जो आपके लोअर मैटर्स एंड सेंट्रल मैटर्स देखता है, बोथ मैटर्स देखता है। लेकिन ये क्या है, आपके राज्यसभा ओनली स्टेट टू स्टेट मैटर्स देखते हैं, यानी जिस राज्य के हैं वो वहां का मैटर्स देखते हैं। ठीक है, तो जो लोकसभा, ऐसे भी बोल सकते हो लोकसभा एक है तो लोअर हाउस, लेकिन ज्यादा पावर कौन से हाउस के पास है, लोकसभा या राज्यसभा? जस्ट गेस करो, ये सारी चीज मैं पढ़ाऊंगा आपके सिलेबस, एक गेस करो, या दोनों हाउस बराबर पावर रखते हैं? लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, क्यों? राज्यसभा को जवाब देना पड़ेगा लोकसभा में। राज्यसभा एक है बेटा, इस टाइम 7 राज्यों में है राज्यसभा, एक नहीं है। आप अपने राज्य में, जैसे यूपी है ना, ये क्या राज्य हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो हर राज्य के पास पावर हो अपने यहाँ पे क्या कर सकता है, राज्यसभा लगा सकता है। अब टोटल कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में, स्टेट्स बताओ कितनी है इंडिया में, ये भी क्वेश्चन आते हैं एमयू में, तुम लोग यकीन नहीं करोगे। ठीक है, 28 है। अच्छा यूनियन टेरिटरी कितनी है, ये भी सवाल आता है, 8 है, 7 या 9 नहीं है, पक्का है? चलो तुम बताओ कितनी यूनियन टेरिटरीज है, 8 ही है, कंफर्म? कौन कौन सी है? एक आध का तो नाम बताओ, 3 लोग बैठे हैं। दिल्ली, दिल्ली बिल्कुल ठीक है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। कितनों को पता था ये वाली बात, दिल्ली यूनियन टेरिटरी पता था तुमको भी, तुमको पता था ये वाली बात, वेरी गुड। अच्छा दिल्ली स्टेट नहीं है? नहीं है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, सीधे तो बोल दिया उन्होंने, है ना। अब बताओ, अच्छा यूनियन टेरिटरी के पास पावर स्टेट से कम होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, सुन, जम्मू कश्मीर क्या है, था पहले स्टेट, अभी यूनियन टेरिटरी है, यानी जम्मू कश्मीर के पास पावर कम है, स्टेट की पावर नहीं है। अच्छा जितनी यूनियन टेरिटरी वो डायरेक्ट कंट्रोल में आता है प्रेसिडेंट के, एक बात याद रखना, यूनियन टेरिटरीज आर इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड स्टेट्स आर इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में जो हेड है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड में आता है स्टेट्स। स्टेट के लिए फैसिलिटीज भी ज्यादा हैं, कोई भी बजट पास होगा तो पहले स्टेट को ज्यादा मिलेगा, यूनियन टेरिटरी को उसमें कम मिलेगा। गोवा इज अ यूनियन टेरिटरी और नॉट? अंडमान निकोबार, दमन दीव, इस तरीके से बहुत सारी। अच्छा आसाम, असम स्टेट है श्योर? एंड व्हाट अबाउट चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ फिलहाल, ठीक है। लद्दाख, पौंडीचेरी भी यूनियन टेरिटरी है, श्योर हो? चलो ये ऑनलाइन वाले बच्चों को छोड़ते हैं, एक क्वेश्चन। हाँ ये तो मैंने बता दिया बेटा, अंडमान निकोबार ये सब मैंने खड़े खड़े आपको 7 यूनियन टेरिटरी गिना दी अभी। अब ये बताओ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी की पुडुचेरी है? नया नाम उसका पुडुचेरी है, याद रखना, नाम चेंज हो गया, पौंडीचेरी से पुडुचेरी हो गया। ठीक है, ये मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको ना जिस दिन क्लास लूंगा ये वाली, जिसमें मैं कैपिटल्स आपको याद कराऊंगा, स्टेट्स के पार्ट है आपके सिलेबस का, ठीक है, उस दिन मैं आपको यहीं पे याद कराऊंगा और यहीं पे फिर पूरा सुन के भी जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक सुनाओगे नहीं आप।
और बताऊंगा नहीं किस दिन पढ़ाऊंगा ताकि एब्सेंट नहीं हो, ठीक है। और ऑनलाइन वाले बच्चे तो खैर इसमें ऑनलाइन वाले बच्चे बच जाते हैं इस चीज़ में, कोई मसला नहीं है। चलो टेस्ट तो देंगे ना सब, तब देखते हैं। ओके, तो पुडुचेरी का क्वेश्चन है बेटा अतूफा, पुडुचेरी इज अ यूनियन टेरिटरी और स्टेट। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। देन वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज राइट नाउ एट प्रेजेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, किसी भी कंट्री को क्यों जरूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन की? वाई, ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम कल करेंगे। वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, या वाई एनी कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्यों जरूरत है? भाई अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से भी दुनिया चल रही है, तो भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है? हमने देखा ना, यूके चल रहा है और यूके बहुत अच्छे से चल रहा है, सब सजाएं वजाएं सब मिलती है वहाँ। ऐसा नहीं कि वहाँ पे लॉ नहीं है तो वहाँ पे कोई कानून ही नहीं है, वहाँ भी सब कुछ कानून है, पुलिस भी है वहाँ पे, सब कुछ है। बिना कानून के वहाँ पुलिस काम कर रही है और जेन्युइन काम, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा, जेन्युइन काम चल रहा है। तो हमें हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, ये सवाल है। आप लोग गेस करिए, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या फायदे अगर हो तो। नहीं है तो बहुत नुकसान है, तो हम समझ सकते हैं। फिर लॉ हर कोई अपने तरीके से बनाएगा, फिर जैसे यूके अपने तरीके से लॉ गवर्न करता है पुराने केस देख करके, ठीक है, तो वो नए नए तरीके से अपना कानून चलाता रहता है। लेकिन अगर लॉ बनाओ, एक तो सीधी बात ये होगी, अगर लॉ बना हुआ है तो आप उस लॉ को फॉलो करोगे, कुछ नया नहीं लाओगे। फिर उसमें जो लॉ है वो कायदे से चल रहा है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और क्या हो सकता है रीजन, बहुत बेसिक बात है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है इतना, ठीक है। या ऐसे बोलो कि वाई डू वी नीड अ पॉलिटी, ये भी बोल सकते हो, पॉलिटी की हमें क्यों जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लॉज आ जाएंगे, पॉलिटी में लॉज नहीं आएंगे, बस ये डिफरेंस है। लेकिन हमें पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन दोनों की क्यों जरूरत है किसी भी कंट्री। इकोनॉमिक्स भी तो है, सोशियोलॉजी भी तो है, हिस्ट्री भी तो है, हम लोग उसके साथ भी तो चल सकते हैं। वाई डू वी नीड पॉलिटी और वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जरूरत है। कोई भी सब्जेक्ट अगर है उसकी क्या वैल्यू है, बेसिकली ये वाला क्वेश्चन है। बताइए, गेस करिए। आप लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स अगर लिखी हुई हो तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। इसमें मैं कुछ लिखवा नहीं रहा, वर्बली बता रहा हूं। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, बाकी लॉज, मैंने कल ही बताया था कि जो बाकी लॉज हैं इंडिया में वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्न होते हैं। यानी इससे हमें क्या चीज पता चलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क है जो बाकी लॉज को बनाने का काम भी करता है। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो और लॉज बनाने में बड़ी आसानी होगी। जैसे पनिशमेंट वाला कानून बनाना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनता है, डायरेक्ट बनाने में शायद मुश्किल हो, ठीक है। एक ये हो सकता है, और क्या हो सकता है। अच्छा, इंडिया जैसी कंट्री में जहां बहुत सारे रिलीजन है, 138 रिलीजन है इस टाइम इंडिया में, 138 है, जिसमें से आपके 32 रजिस्टर्ड है, मतलब 132 रजिस्टर्ड है, 6 रजिस्टर्ड नहीं है। ट्राइबल वाले भी हैं, ट्राइबल वाले लोगों के भी हैं, ठीक है। 132 रजिस्टर्ड रिलीजन है इंडिया के अंदर, 138 टोटल है, कुछ एक्सटेंट हो गए, ठीक है। तो अब ये जो रिलीजन है, इतने सारे रिलीजन, इतने सारे कल्चर और इतने सारे लोगों के जहन, उसको मेंटेन करने के लिए, एक जगह लाने के लिए क्या किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूके यूएस में तो मान लो 4 रिलीजन है फॉर एग्जाम्पल, क्रिश्चियनिटी है या 1-2 रिलीजन और मिल जाएगा आपको, बाकी क्या लोग आते हैं जॉब करने के लिए, माइग्रेटेड है, कोई ज्यादा रिलीजन वहां नहीं मिलेगा बाहर की कंट्रीज में। पर इंडिया में क्या है, इंडिया में तो इनहेरिटेंट है, मतलब हर रिलीजन पहले से इंडिया में बसा हुआ है लगभग। बुद्धिज्म वाले भी हैं, जैनिज्म वाले भी हैं, क्रिश्चियनिटी वाले भी हैं, पारसीज भी हैं, जोरोस्ट्रियन भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। उसमें भी फिर कास्ट वाले लोग हैं, ठीक है। मुसलमान में ही आओ, शिया सुन्नी, उसमें भी फिर है बरेलवी हनफी पता नहीं क्या क्या, ठीक है। हिंदुओं में जो पंडित सबसे अपार कास्ट, उसमें कास्ट वाइज डिवीजन है, ठीक है। शुद्राज हैं, क्षत्रियाज हैं, ठीक है। ये सारे हिस्ट्री वाले सर आपको ज्यादा बेहतर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनको मेंटेन रखने के लिए एक जगह पे वी वांट अ लॉ जो कि इन सबको एक जगह बना के रखे। तो रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब ये। वरना क्या हो जाएगा, इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं रहेगा, सेकुलर वर्ड रिमूव हो जाएगा। सेकुलर वर्ड किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, ठीक है। तो यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो वो जो वर्ड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जैसे सेकुलर, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे वर्ड जो सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है, तो ये सारे वर्ड भी रिमूव हो जाएंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो इंडिया का अभी कोई रिलीजन नहीं है, यानी कल को इंडिया का एक मेन रिलीजन हो जाएगा, कोई भी एक रिलीजन वाला कहेगा हमारा मेन रिलीजन है। तो काफी चीजें प्रोटेक्ट करता है, इसलिए वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन इन अवर कंट्री, ठीक है। इस क्लास को यही रोकते हैं, कल से आपका मेन टॉपिक शुरू होगा। मेन टॉपिक मतलब वी विल गो इनटू हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे वेरियस एक्ट्स जो ब्रिटिशर्स के टाइम में थे। इंडिया में जो हमको आजादी मिली किससे मिली है, ब्रिटिशर्स से मिली, किससे मिली है, ब्रिटिशर्स से मिली है। और व्हाट अबाउट पुर्तगीज, ओके अतुफा सही जवाब है आपका, अर्पणा सही जवाब दिया आपने भी, हाँ। एंड व्हाट अबाउट पुर्तगीज, गोवा हमने पुर्तगीज से छोड़ा है, ब्रिटिशर से नहीं छोड़ा है। गोवा पे कब्जा पुर्तगीज का था, पुर्तगाल वाले लोग।
बिल्कुल ठीक है, आजादी हमको इन्होंने दी है, और बाद में कुछ जगह थी जो कि किसी किसी के कब्जे में थी, दूसरी कंट्री के, उनसे भी हमने छुड़ाया बातचीत करके, उनसे हमने जंगें नहीं लड़ी, नॉर्मल छुड़ा लिया हमने, लेकिन वो आज़ादी के बाद छुड़ाया हमने गोवा 1966 में, ठीक है, और आज़ादी 1947 में मिल गई थी हमको। ये सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग यही सारी चीज़ें कल से शुरू करेंगे। और ब्रिटिशर जब आए, कौन से ईयर में आए थे ब्रिटिशर इंडिया में? ब्रिटिशर कौन से ईयर में आए थे? 59, 1959 में तो बेटा इंडिया आज़ाद हो गया था। ब्रिटिशर तो चले गए थे 1959 में, तुम तो लेकर आ रही हो वापस उनको। मैं भी शॉक हो गया। 1857 में रिवोल्ट हुआ था पहला आज़ादी के लिए, यानी ब्रिटिशर पहले से रहे होंगे। 1857 का रिवोल्ट मशहूर है, इसमें पहली बार इंडियंस ने विद्रोह किया था ब्रिटिशर का, पहली बार, कि भैया इंडिया को छोड़ो, जबकि 1857 में हम आज़ादी नहीं ले पाए थे, 1947 में जाके हमने ली, 90 साल बाद, ठीक है। 1857 का रिवोल्ट पहला रिवोल्ट है जिसमें आज़ादी की लड़ाई लड़ी हुई थी, ठीक है। ब्रिटिशर कब आया? ये आपको होमवर्क पे करेगा, यहीं से मैं पढ़ाऊंगा, यहीं से मैं आपसे पूछूंगा, ओके, ठीक है। बहुत सिंपल डेट है, इतना मैं बता सकता हूँ कि 15-16 सेंचुरी की बात है। एग्जैक्ट डेट कल लेकर आओ आप लोग, ठीक है। मुझे पता है पर मैं भी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, ठीक है। आंसर आ गया वैसे, अब जब आंसर आ गया तो मैं बता भी दे रहा हूँ, छोड़ो क्या नोट करोगे। देखो 1600 एग्जैक्ट डेट लिख दी इन्होंने। 1600 में ट्रेड एंड बिजनेस के पर्पज से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। इंडिया में देखा कि इंडिया में कुछ भी कायदे का नहीं है, सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है, और अर्लियर मुगल्स इंडिया में अपनी कदम जमा रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी और ये लोग जो थे, 13 सेंचुरी और 8 सेंचुरी से मुगल्स आने इंडिया में शुरू हो गए थे, ठीक है। इब्ने बतूता और ये लोग क्या थे, इंडिया में कब्जा कर रहे थे, लेकिन ये लोग कुछ शासन सही से नहीं चला रहे थे, तो ब्रिटिशर ने इसका फायदा उठाया और इंडिया में फूट डालना शुरू की धीरे धीरे। 1757 आते आते मुगलों को अंदर ही अंदर तोड़ दिया था ब्रिटिशर्स ने। इंडिया के लोकल राजा लोग थे जो मुगलों के नीचे गुलाम बन के रह रहे थे, उनको भड़का करके, जिसमें राजपूत सबसे आगे थे। ये हिस्टोरिकल पार्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं तो सिर्फ आपको रिवोल्ट्स और कौन वाइसरॉय था, कौन गवर्नर था उस टाइम पे, जो पॉलिटिकल वाली चीजें वो मैं पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी के आपके अलग टीचर हैं, वो आपको पढ़ा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। 1600 में 2 हिस्सों में आए थे। हमारा जो ब्रिटिशर रूल था वो 2 हिस्सों में इंडिया में रूल हुआ था, वो पता है आपको, नहीं पता है? कल इसको डिस्कस करेंगे। एक था क्राउन रूल, ठीक है, जिसमें रानी ने इंडिया को चलाया था, ब्रिटिशर भी 2 हिस्सों में थे, और एक था आपका मिलिट्री रूल, जिसमें मिलिट्री वालों ने चलाया था। पहले मिलिट्री वालों ने चलाया था, उसके बाद जब इंडिया 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद रानी खुद आई थी एलिजाबेथ इंडिया में, उन्होंने आकर के संभाला था ताकि इंडिया उनके हाथ से ना निकले। उन्होंने अपने मिलिट्री वालों को हटा दिया, तो बोला था अब मैं चलाऊंगी इंडिया को, आप लोग मुझ पर भरोसा करो। इसलिए इंडिपेंडेंस नहीं ले पाए, तो उनके भरोसे में आ गए थे लोग, 90 साल और लगे इंडिपेंडेंस, ठीक है। उससे पहले गवर्नर चला करते थे, जब वो आई क्वीन तो उन्होंने वाइसरॉयस को लाया, मतलब पोजीशन वही थी, नाम बदल दिया। तो वाइसरॉय गवर्नर कौन कौन थे और मशहूर कौन है, किसके जमाने में बंगाल पार्टीशन हुआ है, या किसके जमाने में क्या हुआ, इंटरनेशनल कांग्रेस कब बनी, ये सारी चीजें हम कल से शुरू, ठीक है।